तो स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल द कमबैक एकेडमी में। जैसा कि हमने पिछली क्लास में सेल के बारे में क्या है विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था, और आज उसी सेल का क्या करेंगे, विभाजन मतलब कोशिका विभाजन के बारे में क्या है हम लोग विस्तार पूर्वक इसकी अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है कोशिका विभाजन। ठीक है, यानी सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या होता है, मतलब एक कोशिका क्या करता है, अपने ही समान नई कोशिका बनाता है और खुद ही जनरेट करता है। ठीक है, तो इसी विभाजन को क्या बोला जाता है, हमारा कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन बोला जाता है। और इन्हीं कोशिकाओं द्वारा जो सेल डिवीजन किया जाता है वो क्यों किया जाता है, ताकि अपने ही समान नई कोशिका बनाए और जो हमारा जो कार्य है वो बेहतर तरीके से हो सके। ठीक है, तो कोशिका विभाजन क्या होता है, ये क्यों जरूरी होता है। ठीक है, पहला क्या है हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, और दूसरा क्या है हमारा रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन के लिए। ग्रोथ एवं डेवलपमेंट ये क्या होता है, जैसे हम बचपन में क्या है छोटे थे, अब धीरे धीरे क्या होते गए हम लोग, हमारा आकार है, हमारा शेप है, ठीक है, वो क्या क्या हुआ, उसका विकास होते गया, वो बढ़ते गया। ठीक है, तो ये किसके कारण हुआ है, इसी कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन के कारण होता है। ठीक है, और क्या है दूसरा हमारा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब प्रजनन, यानी कि अपने ही समान क्या है नए जो जीव उत्पन्न करना क्या होता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। जैसे कि देखोगे कि जब एक मेल और फीमेल के बीच क्या होता है, आपसी संबंध बनाते हैं, रिप्रोडक्शन की क्रिया जब होती है तो एक बच्चे का क्या होता है, उद्भव होता है, यानी उसका जन्म होता है। उसका जन्म क्यों होता है, क्योंकि जो माता के सेल हैं और जो पिता के सेल हैं वो आपस में मिल के एक नए जीव का निर्माण करता है, जिसको रिप्रोडक्शन जो जो किसके क्रिया द्वारा होता है, हमारे प्रजनन की क्रिया द्वारा ही होता है। ठीक है, इसलिए कोशिका विभाजन क्या है हमारे लिए जरूरी है। जैसा कि ये डायग्राम में आप देख सकते हो कि पहले क्या था, ये एक सेल था, ये एक सेल, फिर क्या है धीरे 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 ये क्या है बढ़ते गए और दो भागों में ये बाद में टूट गया। तो ये जो प्रोसेस है उसको हम आगे देखेंगे कि ये प्रोसेस कैसे होता है। ठीक है, तो इतना है कि कोशिका विभाजन मतलब एक सेल का बहुत सारे सेल का, एक सेल द्वारा बहुत सारे सेल का क्या है निर्माण करना ही कोशिका विभाजन कहलाता है। ठीक, जैसे हमने जीवधारियों का वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था, उसमें क्या है पहले कोशिका बनती है, ठीक है, एक सेल होता है, फिर उसी सेल द्वारा क्या क्या बनता है, टिश्यू। टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स, मतलब बहुत सारी कोशिकाओं का समूह। फिर उसी ऊतक से क्या है अंग यानी ऑर्गन्स का निर्माण होता है। फिर क्या है ऑर्गन से हमारा ऑर्गन सिस्टम बनता है। फिर ऑर्गन सिस्टम से क्या होता है, एक जीव का निर्माण होता है, जिसको ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। ठीक है, इसके बारे में क्या है हम लोग विस्तार से पुराने जो प्रीवियस जो कक्षा है उसमें हमने किया था। जैसे कि ये वाला डायग्राम आपने देखा था पहले, क्या है सेल बना, सेल बना, सेल से क्या बना टिश्यू, टिश्यू से हमारा ऑर्गन मतलब जैसे अपना छोटी आंत है, बड़ी आंत है, अमाशय है, यकृत है, ये सब का निर्माण होता है, उसको ऑर्गन बोलते हैं। फिर इन्हीं ऑर्गन जो है आपस में मिलकर एक सिस्टम के रूप में काम करता है, जिसको क्या बोला जाता है, ऑर्गन सिस्टम। ये क्या करते हैं, जैसे पाचन है, उत्सर्जन है, ये सब क्रियाएं किसके द्वारा होती है, हमारे ऑर्गन सिस्टम ही मिलकर करते हैं। फिर इन्हीं ऑर्गन सिस्टम से क्या होता है, एक बॉडी का निर्माण होता है, एक जीव का निर्माण होता है, जिसको ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। ठीक, फिर देखो कि कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन को सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में किसने देखा था, विरचाओ नामक जो साइंटिस्ट है, उन्होंने सेल विभाजन को 1855 में सबसे पहले देखा था। और इन्होंने क्या कहा था, ओमनी सेलुला ई सेलुला, एक वर्ड का प्रयोग किया। क्या ये वर्ड कौन सा है, ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब क्या है कि जो नई कोशिकाएं हैं वो पहले से मौजूद कोशिकाओं से क्या होती है, बनती है। विरचाओ ने क्या बोला था, ओमनी सेलुला ई सेलुला, अर्थात जो नई कोशिकाएं हैं वो पहले से मौजूद कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, देखो जैसे ये क्या है, एक
मातृकोशिका, मातृकोशिका, इसको पेरेंट सेल या मदर सेल भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं मदर सेल के द्वारा क्या होता है, दो नई कोशिकाओं का निर्माण हुआ। ठीक है, दो नए डॉटर सेल बने, मतलब इन जो दो कोशिकाएं बनी उन्हें क्या बोला जाता है, डॉटर सेल। जैसे एक माता के द्वारा एक बच्चे को जन्म दिया जाता है तो उसको क्या बोलती है, पुत्री। उसी प्रकार जो एक सेल है जो मातृ कोशिका है वो दो डॉटर सेल का निर्माण करती है, तो ये एक कोशिका विभाजन कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। फिर क्या होता है, जो कोशिका है वो मुख्यतः तीन प्रकार से विभाजित करती है। कितने प्रकार से, तीन प्रकार से। ये प्रकार कितने कौन कौन से हैं, पहला क्या है, असूत्री विभाजन, माइटोसिस डिवीजन। दूसरा क्या है हमारा, समसूत्री विभाजन, जिसको क्या बोला जाता है, माइटोसिस डिवीजन। और तीसरा क्या है, अर्धसूत्री विभाजन, जिसको बोला जाता है मियोसिस डिवीजन। ठीक है, तो अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, यह मुख्यतः क्या है, प्रोकैरियोटिक जीवों, मतलब प्रोकैरियोटिक जीव मतलब जो पुराने जीव जैसे बैक्टीरिया है और जीवाणु है, माइकोप्लाज्मा है, इन सब में क्या देखा जाता है, अर्धसूत्री विभाजन देखा जाता है। और उसके बाद आता है क्या हमारा, सूत्री विभाजन, या इसी को क्या बोलते हैं, समसूत्री विभाजन भी बोला जाता है। ये किस में देखा जाता है, हमारे कायिक कोशिका। कायिक कोशिका मतलब जैसे ह्यूमन का जो बॉडी बना है, मतलब काया, बॉडी को क्या बोलते हैं, काया, शरीर। ठीक है, इसी इन कोशिका, ये कोशिकाएं किससे मिलकर बनी होती है, हमारे समसूत्री विभाजन के द्वारा ही बनी होती है। फिर क्या होता है हमारा अर्धसूत्री विभाजन। ये विभाजन क्या होता है, इसमें जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। जनन कोशिकाओं मतलब जो हमारे शुक्राणु हैं जो मेल में पाया जाता है, और जो अंडाणु है वो फीमेल में पाया जाता है। जो ये शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण किससे होता है, हमारा अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। ठीक है, फिर इसको हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, ये विभाजन कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा असूत्री विभाजन यानी एमाइटोसिस डिवीजन। इसमें क्या होता है, यह विभाजन अविकसित कोशिकाओं जैसे मैंने बताया, जीवाणु, हमारा नीलहरी शैवाल, अमीबा, प्रोटोजोआ, जो प्रोकैरियोटिक जीव है उसमें ये विभाजन देखा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसके प्रोसेस में देखो, ये होता है हमारे कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रक। ठीक है, कोशिका के अंदर हमें क्या दिख रहा है, केंद्रक। और ये केंद्रक क्या होता है, सीधे उसकी क्या होता है, लंबाई में वृद्धि होती है। जो केंद्रक होता है वो धीरे धीरे उसके क्या होता है, लंबाई में वृद्धि होती जाती है, और फाइनली क्या होता है, ये दो भागों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, पहले केंद्रक लंबाई में बढ़ता है, फिर वो केंद्रक दो भागों में बढ़ जाता है, फिर वो दो कोशिकाओं का निर्माण कर लेता है। ठीक है, तो ये प्रत्येक भाग से एक संतति कोशिका, संतति जो केंद्रक है वो पहुंचता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं, हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, समसूत्री और जो अर्धसूत्री विभाजन है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उन्हीं से ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं। तो ये क्या है, समसूत्री विभाजन, माइटोसिस डिवीजन। ठीक है, इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को जंतु कोशिका में सबसे पहले किसने देखा था, हमारे जो जर्मन वैज्ञानिक है वाल्थेर फ्लेमिंग, इन्होंने क्या जंतु कोशिका में सबसे पहले इसकी खोज की थी। कब की थी, 1879। ठीक है, फिर क्या है, इन्होंने ही क्या किया, सन 1882 में इस प्रक्रिया को क्या नाम दिया, माइटोसिस। ठीक है, जो समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को क्या नाम दिया, ये माइटोसिस नाम दिया। ठीक है, फिर यह विभाजन कायिक कोशिका में ही होता है। जैसे मैंने बताया कि यह विभाजन किस में देखा जाता है, हमारे कायिक कोशिकाओं में देखा जाता है। और इसका कार्य क्या होता है, यह घाव भरने का कार्य करता है, और क्या करता है, कटे फटे अंगों की मरम्मत करने का काम करता है। जैसे देखते हैं कि हमारा जो हाथ कहीं से कट गया या फिर हमारे शरीर में चोट लग गई, ठीक है, तो वहाँ की क्या होती है, कोशिका नष्ट हो जाती है। ठीक है, जैसे 50 उदाहरण के लिए 50 कोशिका नष्ट हो गई, फिर क्या है, थोड़े दिन बाद क्या होता है, वहाँ का घाव भरने लगता है। मतलब कोशिका का विभाजन होता है
जो आसपास की कोशिकाएं हैं वो क्या करती है, नई कोशिकाओं का निर्माण करती है और वो 50 जो नष्ट हुई कोशिकाएं हैं उसकी पूर्ति करता है। ठीक है, तो ये सब क्रिया किसके द्वारा होती है, किसके द्वारा होते हैं, हमारे समसूत्री विभाजन के द्वारा। इसको समसूत्री विभाजन क्यों बोला जाता है? देखो हमारे कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रक, और केंद्रक में पाए जाते हैं हमारे गुणसूत्र। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे मानव में जो ह्यूमन है उसमें कितने गुणसूत्र होते हैं, टोटल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, कितने, 46 गुणसूत्र हमारे जो है केंद्रक कोशिका में पाए जाते हैं। और ये 46 गुणसूत्र विभाजित होकर कितने 46 गुणसूत्र का ही निर्माण करते हैं। देखो समान संख्या में ही गुणसूत्र का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, 46 है तो 46 ही गुणसूत्र का निर्माण करता है, इस कारण इसको क्या बोला जाता है, समसूत्री विभाजन। देखो इस प्रक्रिया में क्या है, जो मातृ कोशिका है, जो मातृ सेल है, ठीक है, वो क्या करता है, 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करता है और इन्हीं पुत्री कोशिकाओं में जो गुणसूत्र की संख्या होती है, जो मातृ कोशिका होती है उसकी गुणसूत्र की संख्या के बराबर होती है। समझ में आया? ये कोशिका है, कोशिका के अंदर कितने गुणसूत्र हमारे, 46 गुणसूत्र, और ये मातृ कोशिका जो विभाजित होकर 2 नए डॉटर सेल का निर्माण करती है। ठीक है, और ये जो डॉटर सेल है उसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 46। जैसे मातृ कोशिका में 46 है तो हमारे डॉटर सेल में भी 46 गुणसूत्र आते हैं, इस कारण इसको क्या बोला जाता है, समसूत्री विभाजन बोला जाता है। समझ में? ठीक है, फिर देखो क्या है, समसूत्री विभाजन भी क्या होता है, 2 अवस्थाओं में पूरा होता है। ठीक है, कितने अवस्थाओं में, 2 अवस्था। पहला क्या है हमारा, अंतरावस्था, इसको क्या बोला जाता है, इंटरफेस, और दूसरा हमारी अवस्था होता है सूत्री अवस्था, जिसको क्या बोला जाता है, माइटोसिस फेज। ठीक है, अंतरावस्था क्या होता है, इसमें कोशिका विभाजन की तैयारी की जाती है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए जैसे शादी होती है तो शादी के पहले क्या होता है, बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है। शादी तो एक दिन का होता है लेकिन उसकी तैयारी करने के लिए क्या होता है, महीने दिन से उसकी तैयारी चलते आती है। ठीक है, तो क्या होता है, इस अवस्था में क्या होता है, कोशिका विभाजन की तैयारी, और यह सबसे बड़ी अवस्था, मतलब सबसे लंबे समय तक चलने वाली क्या होता है, अवस्था होती है। देखो इसमें क्या, टोटल जो विभाजन के जो समय है उसका 95% समय किसमें लगता है, हमारे इंटरफेज ही अवस्था में लगता है। ठीक है, फिर क्या आता है हमारा माइटोसिस फेज यानी सूत्री अवस्था। इसमें पहले क्या होता है, पहले केंद्रक का विभाजन होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, कोशिकाओं का विभाजन होता है। जैसे असूत्री में देखा कि पहले केंद्रक 2 भागों में बटा, फिर उसके पश्चात क्या हुआ, जो हमारे सेल है वो 2 भागों में विभक्त हुआ। लेकिन इसमें क्या होता है, पहले केंद्रक का विभाजन होगा, उसके बाद क्या होता है, कोशिका का विभाजन होता है। असूत्री में क्या हुआ, दोनों प्रक्रिया क्या है, एक साथ हो गई, केंद्रक भी और कोशिका भी साथ साथ विभाजित हो गए। ठीक है, तो केंद्रक विभाजन का जो प्रोसेस है उसको क्या बोला जाता है, कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, केंद्रक विभाजन को क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। ये भी 4 फेजेस में होता है। ठीक है, कौन कौन सा, पहला होता है प्रोफेज, ठीक है, फिर क्या होता है मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर आता है टीलोफेज। ठीक है, तो इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। उसके बाद क्या होता है कोशिका विभाजन, जिसको क्या बोला जाता है, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, इसको विस्तार से हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है हमारा केंद्रक विभाजन। जैसे ये एक सेल हुआ, ये एक केंद्रक हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ, 2 केंद्रक में बढ़ गया। फिर क्या होता है हमारा साइटोकाइनेसिस की क्रिया होती है, यानी कि कोशिका विभाजन की क्रिया होती है। इसमें क्या हुआ, देखो एक मदर सेल, मतलब पहले तो केंद्रक 2 भागों में बढ़ गया, 1 और 2, फिर इसमें क्या होता है, ये 20 से 2 भागों में बढ़ जाता है और 2 डॉटर सेल का निर्माण करता है, जिसको क्या बोला जाता है, साइटोकाइनेसिस। ठीक, समझ में? और जो केंद्रक विभाजन उसके 4 चरण, पहले क्या बताया, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग, प्रोफेज यानी कि पूर्वावस्था।
देखो पूर्वावस्था क्या होता है, यह कोशिका के वास्तविक विभाजन की शुरुआत, मतलब यहीं से क्या होता है, हमारे कोशिका का जो विभाजन होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, इसमें क्रोमोसोम झुंड में दिखाई देते हैं। किस में दिखाई देते हैं? झुंड में। जैसा कि इसमें आप देख सकते हो, ये विजिबल है, दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये क्या, कौन सा हमारा फेज है? प्रोफेज। इसमें क्या होता है, जो गुणसूत्र है वो क्या है, झुंड में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मतलब इधर उधर फैले रहते हैं। ठीक है, और क्या होता है, इसमें जो तारक का है, मतलब जो है सेंट्रोसोम है, वो दोनों ध्रुवों की ओर क्या करते हैं, जाने लगते हैं। ये सेंट्रोसोम दिख रहा है, इसको सेंट्रोसोम बोला जाता है। हम लोग कोशिका का जब अध्ययन किए थे तो उसमें बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स है उसमें से एक था सेंट्रोसोम। ठीक है, ये क्या होता है, हम दोनों ध्रुव, मतलब जो उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है उसमें जाने लगता है। ठीक है, और इस अवस्था में क्या है, जो क्रोमोसोम है उसको गिना नहीं जा सकता, क्योंकि झुंड में रहते हैं। कोई भी अगर चीज़ झुंड में है तो उसका गिनना क्या होता है, मुश्किल होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में क्या हुआ इस फेज में? यह कोशिका विभाजन का वास्तविक फेज होता है और ये झुंड में पाए जाते हैं और इसको गिनना क्या होता है, मुश्किल होता है। ठीक है, और जो सेंट्रोमियर्स है, सेंट्रोसोम्स है, वो क्या होता है, अपने ध्रुवों की ओर अलग अलग उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की ओर जाने लगता है। ठीक है, फिर क्या, कौन सा फेज आता है हमारा? मध्यावस्था, जिसको कौन सा क्या बोलते हैं, मेटाफेज। ठीक है, कौन सी अवस्था? मध्यावस्था। इस अवस्था में क्या होता है, क्रोमोसोम मध्य में एक लाइन में व्यवस्थित हो जाते हैं, जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा होगा, मेटाफेज। इसमें क्या है, जो क्रोमोसोम है, दिख रहा है ये क्रोमोसोम, ये क्या होता है, एक लाइन में क्या होता है, व्यवस्थित रूप से दिखाई देने लगता है। ठीक है, क्रमवार ये क्या हो जाता है, व्यवस्थित हो जाता है, बीचों बीच आ जाता है। फिर क्या होता है, इस अवस्था में जो क्रोमोसोम है उसको आसानी से गिना जा सकता है। अब ये लाइन में कतारबद्ध हो गए तो इसको आसानी से गिना भी जा सकता है। ठीक है, और यह क्या है, अध्ययन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण फेज होता है। मतलब हमारे गुणसूत्र के बारे में जो भी जानकारी चाहिए रहता है, कोई भी डिटेल उसका निकालना है, तो इसी अवस्था में इसका अध्ययन किया जाता है। गुणसूत्र के बारे में इस अच्छे से पता कौन सी अवस्था में लगा सकते हैं हम लोग, मेटाफेज की अवस्था में लगा सकते हैं। और क्या है, इसमें तारक का है, मतलब जो सेंट्रोसोम है वो दोनों ध्रुव की ओर पहुंच जाते हैं। जो हमारे सेंट्रोसोम है वो क्या है, दोनों ध्रुव की ओर अपनी अपनी जगह में ये पहुंच जाते हैं। ठीक है, तथा इसी तारक का है, मतलब जो हमारा सेंट्रोसोम है उसमें उससे क्या निकलता है, स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, तरकु तंतु बोला जाता है। ठीक है, जो किससे कनेक्ट रहता है, हमारे गुणसूत्र से जाके कनेक्ट रहता है। ठीक है, समझ में? ये हुआ हमारा मेटाफेज। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्या है, पश्चावस्था, जिसको क्या बोलते हैं, एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, जो हमारा स्पिंडल फाइबर है जो किससे कनेक्ट हुआ है, हमारे क्रोमोसोम से, मतलब गुणसूत्र से जो कनेक्ट हुआ है, तो ये स्पिंडल फाइबर क्या करता है, हमारे जो गुणसूत्र है उसको ना अपनी अपनी ओर खींचने लगता है। जैसे देख सकते हो कि गुणसूत्र अलग हो गए और सेंट्रोसोम की ओर क्या होते हैं, बढ़ने लगते हैं, मतलब दो भागों में विभक्त हो जाते हैं। ठीक है, तो और ये अवस्था होती है वो सबसे छोटी अवस्था, मतलब इस फेज में क्या होता है, जो टाइम है बहुत शॉर्ट पीरियड के होते हैं, बहुत कम समय के लिए होता है। ठीक है, फिर हमारा कौन सा फेज आता है, लास्ट वाला, अंत्यावस्था, जिसको क्या बोला जाता है, हमारा टीलोफेज। ठीक है, इसमें क्या होता है, गुणसूत्र विपरीत ध्रुव की ओर एकत्रित हो जाते हैं तथा गुणसूत्र समूह के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है। ठीक है, और यह कोशिका के अंदर दो केंद्रकों का निर्माण होता है। इसमें क्या बोला गया है, देखो, जो गुणसूत्र है वो क्या हो जाता है, दो भागों में, मतलब अपने अपने ध्रुवों की ओर क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, फिर जो ये सेल है वो क्या होता है, दो भागों में विभक्त हो जाता है। तो इस अवस्था को क्या बोला जाता है, टीलोफेज। ठीक है, तो ये प्रोसेस समझ में है आपको? कैसे जी? पहले क्या हुआ हमारे प्रोफेज में,
झुंड में रहेंगे, इधर उधर बिखरे रहेंगे, और जो हमारा जो सेंट्रोसोम है वो क्या होता है, अपने अपने ध्रुव की ओर जाने लगता है। ठीक है। दूसरी अवस्था क्या होता है, मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, जो हमारा गुणसूत्र है वो एक लाइन में क्या हो जाता है, एकत्रित हो जाता है। ठीक है। और जो सेंट्रोसोम है वो भी अपने अपने ध्रुवों की ओर पहुंच जाता है। और इसी सेंट्रोसोम से क्या होता है, ये तर्कु जो स्पिंडल फाइबर है वो किससे कनेक्ट होता है, हमारे गुणसूत्रों से कनेक्ट होता है। फिर हमारा थर्ड फेज में क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, एनाफेज। एनाफेज में जो स्पिंडल फाइबर है क्या करता है, गुणसूत्र को अपनी अपनी ओर खींचने लगता है, जिससे क्या होता है, गुणसूत्र दो भागों में बढ़ जाता है। फिर लास्ट हमारा जो टीलोफेज है उसमें क्या होता है, ये गुणसूत्र जो अपनी अपनी ओर खींचे हैं वो दो भागों में विभक्त हो जाते हैं। ठीक है। ये सब जो प्रक्रिया वो किसके अंदर हो रही है, केंद्रक के अंदर। ठीक है। तो जो केंद्रक का विभाजन, ठीक है, हो गया। अब एक कोशिका है, अब ये कोशिका में दो केंद्रकों का निर्माण हो गया। ठीक है। तो सबसे पहले केंद्रक विभाजन हुआ, फिर अब हम क्या देखते हैं, कोशिका विभाजन। देखो, कोशिका विभाजन को क्या बोलते हैं हम लोग, साइटोकाइनेसिस। ठीक है। ये हमारा हो गया केंद्रक, और इससे क्या हुआ, दो कोशिका का निर्माण हुआ। ठीक है। जिसको क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। देखो, यह समसूत्री विभाजन की सबसे अंतिम अवस्था होती है। ठीक है। समसूत्री विभाजन का कौन सा फेज होता है, सबसे आखिरी का फेज होता है। इस अवस्था में कोशिका द्रव्य दो भागों में विभाजित हो जाता है। जो हमारा कोशिका द्रव्य है जो सेल के अंदर पाए जाते हैं वो क्या होता है, दो भागों में विभक्त हो जाता है। ठीक है। और कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। एक कोशिका से कितने कोशिकाओं का निर्माण हुआ, यह हमारा एक कोशिका है, इससे दो कोशिकाओं का निर्माण हुआ, ये हमारा केंद्रक हुआ। ठीक है। एक केंद्रक इसमें गया, एक केंद्रक इसमें गया, टोटल दो कोशिकाएं हमारी निर्मित हो गई। ठीक है। ये कोशिका विभाजन, जिसको क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। हाँ, साइटोकाइनेसिस एक प्रोसेस है। पहले केंद्रक विभाजन होगा, फिर कोशिका का विभाजन होगा। ठीक है। फिर वो तो समसूत्री विभाजन हो गया। अब किसके बारे में पढ़ेंगे, हमारे अर्धसूत्री विभाजन, जिसको क्या बोल जाते हैं, मियोसिस बोला जाता है। ठीक है। देखो, एक हमारे वैज्ञानिक फार्मर तथा मुरे ने सन 1905 में क्या किया था, कोशिका विभाजन, कोशिकाओं में क्या बोला था, अर्धसूत्री विभाजन को माइटोसिस नाम दिया। किसने दिया, फार्मर और मुरे ने। कब, 1905 में। ठीक है। और अर्धसूत्री विभाजन की खोज जो सर्वप्रथम किसने की थी, बीजमैन ने की थी। नाम किसने दिया, फार्मर तथा मुरे ने। कब, 1905 में। लेकिन इसकी खोज किसने की थी, बीजमैन ने की थी। और इसका जो विस्तृत रूप से अध्ययन किसने किया था, स्ट्रासबर्गर। कब, 1888 में। ठीक है। तो विस्तार पूर्वक अध्ययन स्ट्रासबर्गर ने किया, खोज बीजमैन ने की, और नाम किसने दिया था, फार्मर तथा मुरे ने। ठीक है। और यह विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में होता है, मतलब स्पर्म और ओवम। हमारी जनन कोशिकाएं, मेल में स्पर्म, और जो फीमेल होता है उसमें क्या होता है, ओवम। तो ये जो डिवीजन है सिर्फ हमारे जनन कोशिका में देखने को मिलता है। और इसमें पुत्री कोशिका मतलब जो डॉटर सेल है, गुणसूत्र की संख्या मातृ कोशिका मतलब मदर सेल में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या की आधी होती है। समसूत्री में हमने क्या देखा था, 40 गुणसूत्र थे मातृ कोशिका में, और डॉटर कोशिका में भी कितने गुणसूत्र थे, 40, मतलब बराबर बराबर उसका विभाजन हुआ था। लेकिन इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री में 40 जो गुणसूत्र है वो आधे आधे भागों में बढ़ जाता है, 23-23 हो जाता है। ठीक है। ये हमारा पहला फेज होता है। फिर इसमें क्या होता है, इस विभाजन की क्रिया दो बार होती है। जो अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया कितने बार होती है, दो बार में संपन्न होती है। समसूत्री में सिर्फ एक ही बार में हो गया था। ठीक है। जिसके फलस्वरूप कितने, 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। हमारे 4 डॉटर सेल का निर्माण हमारे अर्धसूत्री विभाजन के थ्रू होता है। ठीक है। जैसे कि देख सकते हो, पहले कितना गुणसूत्र था, 40 से अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो कितना हुआ हमारा, 23। ठीक है। यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होती है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, समसूत्री प्रकार का विभाजन देखने को मिलता है। उसी के समान समसूत्री विभाजन के समान क्या है, यहाँ पे प्रोसेस देखने को मिलता है। ठीक है। हाँ, इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ, 23-23 आया। ठीक है।
विभाजन होता है अर्धसूत्री, लेकिन दो फेज में होता है। पहला अर्धसूत्री में क्या होता है, पहले फेज में ये आधी आधी बढ़ जाती है, फिर क्या होता है ये समसूत्री विभाजन के समान इसमें क्या विभाजन देखने को मिलता है। इस कारण यह 23-23 मतलब बराबर बराबर भागों में क्या आता है, गुणसूत्र का बंटवारा होता है। ठीक है, जिससे क्या होता है 4 नए डॉटर सेल का निर्माण हुआ। टोटल 1 2 3 4। ठीक है, तो एक कोशिका से कितने डॉटर सेल का निर्माण हुआ, 4 डॉटर सेल का निर्माण हुआ। ठीक, समझ में आया यहाँ तक? देखो, तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन यह भी दो फेज में होता है। पहला अर्धसूत्री विभाजन जिसको मायोसिस फर्स्ट बोला जाता है, और दूसरा क्या है, अर्धसूत्री विभाजन 2 जिसको मायोसिस 2 बोला जाता है। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, 4 फेज होता है। पहला प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। समसूत्री में भी क्या देखे हम लोग, 4 फेज देखे थे। इन चारों को फेज को भी हम समसूत्री में देखे थे। इसमें फर्स्ट क्यों लगा है, क्योंकि समसूत्री में हम लोग एक बार देख चुके हैं, ताकि कोई परेशानी मत हो, इसलिए इसमें एक लिखा गया। ठीक है, इसमें भी जो ये तीनों जो फेजेस हैं, मेटाफेज, एनाफेज और जो टीलोफेज है, वो सेम टू सेम किसके समान होगा, हमारे समसूत्री विभाजन में जो प्रक्रिया हुई उसी के समान ये तीनों फेज होता है। लेकिन इसमें कुछ चेंजेस होते हैं प्रोफेज में। प्रोफेज कितने चरण में होता है, ये टोटल 5 चरणों में। पहला क्या है, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और लास्ट में डाइकानेसिस। ये हमारा जो प्रोफेज वाली प्रक्रिया है, ये 5 भागों में संपन्न होती है। ठीक है, इसको हम आगे देखेंगे। फिर क्या है, जो मियोसिस 2 है, उसमें क्या होता है, समसूत्री कोशिका विभाजन के समान ही होता है। देखो, मैंने जैसे बताया था कि जो मियोसिस 2 है, मतलब यहाँ पे हमने देखा जो ये वाला भाग है, यहाँ पे जो विभाजन है वो किसके प्रकार है, समसूत्री विभाजन के प्रकार ही यहाँ पे विभाजन होता है। ठीक, जिससे क्या एक जनन कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक, तो पहले हम लोग प्रोफेज का पहला वाला भाग क्या है हमारा, लिप्टोटीन। ठीक है, क्या है, इस अवस्था में गुणसूत्र उलझे हुए पतले धागों की तरह दिखाई पड़ते हैं, इन्हें क्रोमेनिमेटा कहा जाता है। देखो, ये हमारा सेल हुआ। ठीक है, सेल के अंदर क्या है, केंद्रक, और इन्हीं केंद्रक में क्या पाया जाता है, हमारे जो गुणसूत्र हैं वो पाया जाता है। तो जिसमें ग्रीन ग्रीन दिख रहा है वो हमारा मेल का मतलब गुणसूत्र हुआ। जैसे फीमेल और मेल के बीच जब संबंध बनाया जाता है, रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है, तो उसमें क्या होता है, जो शुक्राणु द्वारा मेल का गुणसूत्र और अंडाणु द्वारा क्या होता है, फीमेल का गुणसूत्र आपस में मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें ये मेल का गुणसूत्र हुआ, ये हमारा फीमेल का गुणसूत्र हुआ। लेकिन क्या होता है, ये उलझे हुए पतले धागों की तरह दिखाई देते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, क्रोमेनिमेटा। ठीक है, ये हमारा लिप्टोटीन वाली अवस्था है। फिर क्या होता है, दूसरा क्या हमारा, जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होता है, जो समजात गुणसूत्र के जोड़े हैं, युग्म हैं, वो क्या जोड़े बना लेते हैं, जिसे सिनेप्सिस कहा जाता है। जो एक समान क्या बोलते हैं, जो एक समान मतलब समजात जो गुणसूत्र होते हैं, जो एक ही प्रकार के गुणसूत्र हैं, वो क्या करते हैं, जोड़े बना लेते हैं। जैसे इसमें देख सकते हो आप, देखो ये मेल का गुणसूत्र हुआ और ये फीमेल का समजात गुणसूत्र, वो क्या आपस में जोड़े बना लिए। ठीक है, ये हमारा कौन सा हुआ फेज, जाइगोटीन। ठीक है, फिर क्या आता है, हमारा पैकेटीन वाली अवस्था। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो गुणसूत्र के युग्मक की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, मतलब जो गुणसूत्र आपस में जो जोड़े बना रहे थे, वो वाली प्रक्रिया क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। ठीक है, और समजात गुणसूत्र के मध्य जीन विनिमय होने लगता है। देखो, जीन विनिमय मतलब कोई भी कैरेक्टर है, जैसे हमारे जो मनुष्य में कितने हाथ है, 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँख। ठीक है, ये सब किसके कारण ही होता है, हमारे गुणसूत्र में गुणसूत्र में क्या होता है, जीन विनिमय
ठीक है, मतलब सूचनाओं का आदान प्रदान किसके द्वारा किया जाता है, हमारे गुणसूत्रों के द्वारा किया जाता है। कि दो ही पैर बना, मतलब मनुष्य में दो ही पैर रहेगा, दो ही हाथ रहेगा, दो कान रहेगा, दो नाक, एक नाक रहेगा, दो आंख रहेगा। ठीक है, तो ये सब किसके कारण होता है, इन्हीं गुणसूत्र के कारण। और घोड़े में क्या है, चार पैर का निर्माण करना है, तो ये सब सूचना किसके द्वारा दी जाती है, जीन्स के द्वारा ही, गुणसूत्र के द्वारा ही दिया जाता है। हाँ हाँ हाँ, आता है ना। हाँ, पिता जैसे होते हैं, माता जैसे दिखते हैं। ठीक है, कुछ कुछ कैरेक्टर हमारी माँ के होते हैं, कुछ कैरेक्टर हमारे पिताजी के होते हैं। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, तो ये सब किसके कारण होता है, हमारे जीन्स के कारण है। तो ये अवस्था में क्या होता है, जेनेटिक्स मतलब हमारे जो आनुवांशिक जो पदार्थ है, सामग्री, उसका क्या होता है, विनिमय होता है, मतलब एक दूसरे से साझा करते हैं। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं, आपस में मिल गए, पूरी तरीके से मिल जाते हैं, और जेनेटिक जो आनुवांशिक जो सामग्री उसको आदान प्रदान किया जाता है। ठीक है, जिससे क्या है, आनुवांशिक विविधता बढ़ती है। ठीक, आनुवांशिक विविधता बढ़ती है मतलब जैसे हम मतलब अपने पिता के समान कुछ कुछ करेक्टर दिखता है, एकदम सेम टू सेम करेक्टर तो नहीं दिखाई देता माता के समान या पिता के समान। ठीक है, तो इसके किसी के कारण होता है, ये हमारे जीन विनिमय के कारण ही होता है। ठीक है, और कौन सा अवस्था, पैकेटिन अवस्था में। समझ में आया यहाँ से। फिर क्या है हमारा डिप्लोटिन। डिप्लोटिन में क्या होता है, समजात गुणसूत्र अलग होने लगते हैं। ठीक है, वापस क्या होता है, जो गुणसूत्र है वो अलग होने की प्रक्रिया किस में होती है, डिप्लोटिन अवस्था में होती है। ठीक है, फिर हमारा क्या है लास्ट, डाइकानेसिस। डाइकानेसिस में क्या होता है, समजात गुणसूत्र अलग अलग हो जाते हैं तथा जो स्पिंडल फाइबर है उसका निर्माण शुरू हो जाता है। देखो ये प्रोसेस कोशिका विभाजन की प्रक्रिया क्या है, चलती रहती है। ठीक है, तो ये स्टार्ट होगा, एंड होगा, फिर पुनः स्टार्ट होगा। ठीक है, तो हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, समसूत्री विभाजन के समय कि प्रोफेज अवस्था में क्या हुआ था, जो हमारे सेंट्रोसोम है वो क्या अपने ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। ठीक है, स्पिंडल फाइबर तरकु जो तंतु है वो विकसित होने लगता है, फिर गुणसूत्र एक लाइन में आने लगते हैं। ठीक है, फिर तरकु तंतु क्या करता है, उसको अपनी ओर खींचता है, अलग करता है। ठीक है, फिर वो अलग अलग कोशिका या केंद्रक में विभाजित हो जाता है। ठीक है, ये देखे थे। तो इस प्रक्रिया में भी क्या होता है, स्पिंडल फाइबर का निर्माण होता है और वो प्रोसेस चलते रहता है। तो ये हमारा कौन सा फेज, कौन सा विभाजन हुआ, अर्धसूत्री विभाजन। समझ में आया। फिर देखो कुछ इसमें अंतर है हमारे समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में। यह विभाजन कायिक मतलब सोमैटिक कोशिकाओं में होता है, मतलब हमारे जो हाथ पैर, हमारा जो ये वाला बॉडी वाला पोर्शन है, मतलब जो दिखाई दे रहा है, जनन कोशिकाओं को छोड़कर सभी कोशिकाओं में विभाजन किसके थ्रू होता है, समसूत्री विभाजन के कारण। और इसमें क्या है, जनन कोशिकाओं मतलब हमारे शुक्राणु और अंडाणु में होता है। ठीक, इस विभाजन में कम समय लगता है, जो हमारा समसूत्री विभाजन है उसमें कम समय, लेकिन इस विभाजन में क्या होता है, अधिक समय। जैसे हम लोग देखें कि अर्धसूत्री का जो प्रोफेज वाला फेज है वो कितने 5 चरणों में पूर्ण होता है, तो इसमें अधिक समय लगता है। ठीक है, फिर क्या होता है, इस विभाजन के द्वारा एक कोशिका से कितने कोशिका का निर्माण होता है, 2 कोशिकाएं बनती है। लेकिन इसमें क्या है, टोटल 4 कोशिकाएं बनती है पहले फेज में, 2 फिर 4। ठीक है, फिर संतति कोशिका में जनक जैसे गुणसूत्र होने के कारण आनुवांशिक भिन्नता नहीं होती। ठीक है, सेम टू सेम मतलब 46 गुणसूत्र थे उसमें हमारे समसूत्री विभाजन में, और 46 के 46 2 भागों में विभक्त हो जाते हैं। ठीक है, इस कारण उसमें आनुवांशिक विभिन्नता देखने को नहीं मिलती। लेकिन जो क्या अर्धसूत्री विभाजन में क्या है, आनुवांशिक विभिन्नता देखने को मिलती है, क्योंकि मादा के जो 23 गुणसूत्र हैं और पिता को जो 23 गुणसूत्र हैं वो आपस में मिलते हैं। ठीक है, जिसके कारण माता के कुछ गुण और पिता के कुछ गुण बच्चे में आते हैं, इस कारण उसमें विविधता देखने को मिलती है। ठीक है, इसमें क्या है, गुणसूत्र आनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। इसमें क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान नहीं होता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान मतलब जो जीन विनिमय है वो इस प्रक्रिया में देखने को मिलती है। ठीक, समझ में।
देखो जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। देखो, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल का विभाजन का प्रयोग किया जाता है? कौन से प्रकार का सेल होता है शरीर को जब चोट लगती है तो? इसमें क्या होता है? केवल समसूत्री विभाजन, मतलब माइटोसिस की प्रक्रिया देखने को मिलती है। फिर क्या है? अर्धसूत्री विभाजन के दौरान सिनेप्सिस कब होता है? कब होता है? कौन से फेज में देखे थे हम लोग सिनेप्सिस की प्रक्रिया? अर्धसूत्री विभाजन जब हुआ था तो सिनेप्सिस की प्रक्रिया किस में देखे थे हम लोग? ये देखो, कौन सा? जो जाइगोटिन है, सिनेप्सिस की प्रक्रिया होती है, मतलब जो गुणसूत्र है वो आपस में जोड़े बनाने लगते हैं, ठीक है, जिसको क्या बोले थे हम लोग? साइनेप्सिस। तो कौन सी अवस्था है कि यहाँ पे? जाइगोटिन, ठीक है। फिर क्या है? हमारा गुणसूत्र किसके दौरान अलग होते हैं? कौन से फेज में हमारा गुणसूत्र है वो अलग होने लगता है? पहला प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, ठीक है। तो एनाफेज अवस्था में क्या होता है? जो स्पिंडल फाइबर है वो गुणसूत्र को अपनी अपनी ओर खींचते हैं, तो हमारे एनाफेज अवस्था में क्या होता है? अलग होता है, ठीक है। फिर क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर खाली स्थान के दौरान होता है। कौन से फेज में क्रॉसिंग होता है? क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया होती है पैकेटिन, ठीक है। फिर क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन से चरण कोशिका चक्र में शामिल 95% समय पर कब्जा कर लेता है? कौन सा फेज बताए थे हम लोग? अंतरावस्था। अंतरावस्था मतलब इंटरफेज। उदाहरण देके बताया था कि शादी करनी है तो शादी से पहले क्या किया जाता है? तैयारी किया जाता है, ठीक है। तो वो कौन से अवस्था में बताया था मैं? इंटरफेज, ठीक है। फिर क्या है? न्यूनीकरण विभाजन में पूर्वावस्था में कई चरण होते हैं, यह कालानुक्रमिक क्रम क्या है? देखो, कौन कौन सी अवस्था, कौन से जो फेज है वो पहले आता है उसको बढ़ते क्रम में लिखना है। तो पहला क्या होता है हमारा? लेप्टोटीन। दूसरा क्या होता है? नहीं, जाइगोटीन, ठीक है। तीसरा हमारा क्या होता है? पैकेटिन, फिर डिप्लोटीन, फिर डाइकानेसिस की प्रक्रिया होती है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन, ठीक है। फिर क्या होता है? समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप मातृ कोशिका से कितनी पुत्री कोशिका का निर्माण होता है? 2, ठीक है। और उसी प्रकार क्या है? अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप मातृ कोशिका से कितनी पुत्री कोशिका का निर्माण हुआ था? 4, ठीक। फिर क्या है? अर्धसूत्री विभाजन होता है कौन सी कोशिकाओं में? जनन कोशिकाओं में। फिर क्या है? समसूत्री विभाजन में पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका में उपस्थित गुणसूत्री की संख्या की कितनी होती है? समसूत्री विभाजन में बराबर होती है, ठीक है। नहीं, बराबर नहीं होगा, इसका 2 गुना होगा। मतलब एक मातृ कोशिका से कितने डॉटर सेल का निर्माण हो रहा है? 2, ठीक है। हाँ, लेकिन गुणसूत्र की संख्या क्या होती है इसमें? हाँ, बराबर होगी, सॉरी। 2 कोशिका का निर्माण होगा लेकिन गुणसूत्र की संख्या क्या होती है इसमें? बराबर होती है। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक है कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन, वो कंप्लीट होता है। फिर आगे की प्रोसेस हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है।